नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं प्रीति। बिहार के सियासी समर में पहले और दूसरे दौर के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। रविवार को सभी पार्टियों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महागठबंधन पर हल्ला बोला। वहीं प्रचार के रण में केंद्रीय मंत्रियों ने कई जगह प्रचार की कमान संभाली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्रियों के चुनावी दौरे पर सवाल उठाए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार के कामकाज पर एक बार फिर तंज कसा। इसके अलावा जनता का चुनाव को लेकर क्या नजरिया है, इस बारे में भी बात करेंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर रोक के लिए चुनाव आयोग सख्त। एटीएम कैश वैन की होगी जांच। लोक लुभावन वादों पर भी आयोग की नजर। पहले और दूसरे दौर के लिए प्रचार में तेजी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बिहार में एनडीए की सुनामी का दावा। सुषमा ने उठाए महागठबंधन पर सवाल। चुनाव प्रचार के रण में नीतीश, लालू की हुंकार। केंद्र पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप। बीजेपी से पूछा, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन? एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद का बयान। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में कहा, पार्टी तय करेगी मुख्यमंत्री। किसी भी तरह की नाराजगी से किया इनकार। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से घोषणा पत्र की प्रति मांगी है। आयोग ने कहा है कि पहले दौर के मतदान से पहले सभी राजनीतिक दल घोषणा पत्र तैयार करते समय आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करें। सभी राजनीतिक दल या उम्मीदवार घोषणा पत्र जारी करने के बाद इसकी एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी आयोग को सौंपें। हालांकि इससे पहले अप्रैल में भी चुनाव आयोग ने ऐसा ही निर्देश जारी किया था। चुनाव आयोग ने घोषणा पत्र मांगने की वजह नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है इसके जरिए आयोग लोक लुभावन वादों को लेकर नजर रखना चाहता है। और बिहार विधानसभा चुनाव में काले धन और पैसे के दुरुपयोग को रोकने के लिए अब एटीएम वैन भी चुनाव आयोग की निगरानी के दायरे में आ गई हैं। प्रशासन ने सभी बैंकों से एटीएम मशीनों में कैश पहुंचाने वाली वैन के बारे में जानकारी के रिकॉर्ड इकट्ठा करने को कहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर इसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को दी जा सके। आचार संहिता लगने के बाद वैसे भी निर्धारित सीमा से ज्यादा कैश लेकर चलने पर पाबंदी होती है। विधानसभा चुनाव के पहले दौर में मैदान में दांव आजमा रहे 583 में से 130 उम्मीदवारों पर संगीन आपराधिक मामले चल रहे हैं। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध उम्मीदवारों के हलफनामों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 निर्दलीय समेत 16 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ हत्या से जुड़े मामले हैं, जबकि 37 उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले चल रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक पहले दौर में 25% उम्मीदवार करोड़पति हैं। सबसे ज्यादा 19 करोड़पति उम्मीदवार जेडीयू ने उतारे हैं, जबकि बीजेपी से 18 और आरजेडी से 11 करोड़पति उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 1,44,00,000 रुपए है। तो दागी उम्मीदवार और साथ ही करोड़पति उम्मीदवारों को लेकर एडीआर ने बारीकी से नजर रखी और उसके बाद ये आंकड़े जारी किए हैं। 1 सैकड़ा यानी 100 से ज्यादा उम्मीदवार हैं। लगभग 200 उम्मीदवारों के आसपास ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई आपराधिक मामला चल रहा है। चुनाव आयोग ने इसके अलावा आपको बता दें कि अब घोषणा पत्र को लेकर भी एक प्रति मांगी है और साथ ही एटीएम के लिए जो वैन जाती है उसके कैश पर भी अब आयोग नजर रख रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को मुजफ्फरनगर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने चुनाव में एनडीए की सुनामी का दावा किया। अमित शाह ने कहा कि केवल बीजेपी ही बिहार का विकास कर सकती है। रविवार को कई केंद्रीय मंत्री प्रचार के रण में उतरे। तो जैसा हमने आपको बताया, मुजफ्फरपुर में अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने महागठबंधन को मजबूरी का गठजोड़ कहा। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने सूबे में बिजली की समस्या को उठाया। मैं कल भी सीमांचल में आने वाला हूं। बिहार के सियासी समर में रविवार के दिन बीजेपी के आला नेताओं ने जमकर प्रचार किया। कार्यकर्ताओं में जोश भरने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कल मुजफ्फरपुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने नीतीश, लालू और कांग्रेस के गठबंधन पर तीखे प्रहार किए।
अमित शाह ने कहा कि महागठबंधन के सत्ता में आने से बिहार में विकास की रफ्तार सुस्त पड़ जाएगी। प्रधानमंत्री बनने की लालच में अपने अहंकार के कारण भारतीय जनता पार्टी और बिहार के जनादेश की पीठ में छुरा भोंकने का काम ये नीतीश कुमार ने किया। मित्रों, 15 साल तक जिस लालू का नीतीश ने विरोध किया, उसको कंधे पे बिठाकर वो मुख्यमंत्री बने। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर अवसरवादी होने का आरोप लगाया। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पटना में प्रेस से मुखातिब हुए। इस मौके पर बिजली की समस्या पर उन्होंने नीतीश कुमार को जमकर घेरा। 50% वृद्धि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद केंद्र से राज्य को मिली है और उसकी वजह से पिछले दिनों में थोड़ी बहुत राहत बिहार की जनता को केंद्र की सहायता से मिली। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज सुपौल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं 5वें दौर की विधानसभा सीटों के जिला कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनावी रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने कल अपनी चौथी लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। हाजीपुर से अवधेश कुमार और पालीगंज से रामजन्म शर्मा को पार्टी ने टिकट दिया है। दोनों ही जगहों पर तीसरे चरण में चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी की थी, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री राम जेठमलानी ने नीतीश कुमार को समर्थन देने की बात कही है। राम जेठमलानी ने केंद्र सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि काले धन जैसे मुद्दे पर सरकार गंभीर नहीं है। मुझे वोट करना हो तो मैं आज जाके नीतीश सरकार के लिए वोट करूंगा, क्योंकि आई वांट मोदी टू सफर अ डिफीट। मोदी हैज चीटेड द पीपल, ही मस्ट सफर अ डिफीट, ही मस्ट बी पनिश्ड। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा है कि एनडीए में उम्मीदवारों को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सीएम पद के उम्मीदवार का फैसला पार्टी करेगी। हमारे साथ हैं बीजेपी एमपी कीर्ति आजाद। कीर्ति जी, कैसा चल रहा है कैंपेन? मेरा तो कैंपेन मिथिला में है और 5वें फेज में है, तो अभी तो फिलहाल लोगों से मिल रहे हैं, जो रूठे हैं उनको मना रहे हैं। रूठे वो हैं या रूठे आप हैं? नहीं, मैं नहीं रूठा हूँ। देखिए, कुछ भी स्थिति हो सब मिल करके निर्णय लेते हैं और वो सब करना पड़ता है। मैं खिलाड़ी आदमी हूँ, देश के लिए खेला, कभी नहीं सोचा कपिल देव कैप्टन है या सुनील गावस्कर। भारत की टीम जीतनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए। आप इधर कैसे पटना में, आप क्या किसी मीटिंग में या कैंपेन के सिलसिले में हैं? मैं आया हूँ पार्टी के सिलसिले में, कार्य में, और कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बात करनी होती हैं, डिस्कस करना होता है। इस तरह की स्ट्रेटेजी चल रही है खासतौर से आपके इलाके में कैंपेन को? कोई अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन हुआ है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब एक एक क्षेत्र से 17-17, 18-18 लोग होंगे जो चाहते हैं, और होना भी ऐसा चाहिए, लेकिन अंततः मिलेगा तो एक ही को, तो फिर लोगों को मनाना हमारा कर्तव्य है। जीत को लेकर कितने आश्वस्त? बहुत आश्वस्त हूँ। लोग बदलाव चाहते हैं, और जिस प्रकार के अनाप शनाप ये अगली जाति और पिछड़ी जाति और इस प्रकार की चीज़ें आती हैं, हम चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े। इतने साल हमने देख लिए, 37 साल कांग्रेस के देख लिए, 15 साल लालू जी के देख लिए। नीतीश जी हमारे साथ में थे, जब तक हमारे साथ थे तो सुशासन बाबू कहलाते थे। अब लालू जी के साथ आ गए हैं तो कुशासन बाबू कहलाते हैं। सारे एजेंडा तो आप लोगों के दिए हुए हैं, चाहे वो सुशासन का हो, विकास का हो, या और जो दूसरे मुद्दे आपने गिनाए हैं आरक्षण से लेकर दूसरे, वो सभी कुछ कहीं ना कहीं तो किसी तरीके से आप लोगों ने ही उठाया है और उसको डाइवर्ट किया है। तो मुझे आप यह बताइए कि जब से लालू जी से मिले हैं, आप देखिए क्राइम ग्राफ कितना बढ़ा है। हमारे यहाँ कमतौल थाना है, उसके थाना प्रभारी को लोग उनके माथा पर पिस्तौल सटा के 2 राउंड फायर करके उनको वहीं सामने मार देते हैं पुलिस स्टेशन के। अब मुझे बताइए ऐसे कितने सारे
क्राइम बढ़ा है इसका इशू उठा रहे हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है, इससे पहले आपने कहा था कि बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड की लड़ाई की बात हो रही है या फिर कुशासन की बात आप कर रहे हैं। ये सारे इश्यूज कहाँ से आ रहे हैं? बैकवर्ड फॉरवर्ड या रिजर्वेशन का इशू किसने उठाया, या इससे और इसके अलावा इतर जो इश्यूज हैं वो किसने उठाया? आज परिस्थिति शिक्षा की देख लीजिए। पहली बात तो स्कूल नहीं, अगर स्कूल है तो शिक्षक नहीं, और शिक्षक हैं तो एक है और वो भी क्या कर रहा है, मिड डे मील बना रहा है। अस्पताल में जाइए, अस्पताल नहीं है, अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो वहाँ काम नहीं करता, और यदि आता है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो एक्सपायर्ड मेडिसिन। अब मैं उसमें क्या कहूँ और क्या कह सकता हूँ? यह जो सच्चाई सामने है वो सच्चाई सामने है ना। मुझे उम्मीद है कि अगर आपकी सरकार बनी तो ये जो हकीकत है वो दूर करने की कोशिश की जाएगी और लोगों को बेहतर जो आप सपना दिखा रहे हैं उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाय द वे, अगर आपकी सरकार बनती भी है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? वह पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री इस समय विषय नहीं है। विषय यह है कि जंगल राज से कैसे मुक्ति मिलनी चाहिए हमको, तो पार्टी तय करेगी। मुझे बताइए, महाराष्ट्र में किसने तय किया था? किसने तय किया था झारखंड में? वहाँ की तो आप पूछते नहीं, हरियाणा की आप पूछते नहीं, वहाँ तो कोई तय नहीं था। तो कोई ज़रूरी है तय करके ही लड़ा जाए? अगर सब कोई एक साथ मिल करके लड़ रहे हैं और आगे कौन होगा नहीं होगा वो पार्टी तय करेगी, तो उसमें गलत क्या है? तब आप मुझे बताइए, आपको कौन लोग कहते हैं? ये वही लोग कहते हैं, विरोधी लोग, जिनके पास तो कोई न मुद्दा है न मद्दा है, जिसको सामने लेकर वो सामने रख सकें। तो मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? अरे जो मुख्यमंत्री था वही देख लो, उसने कानून व्यवस्था क्या बनाई हुई है। आगे मैं और क्या कहूँ? चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रचार का अनोखा तरीका। महुआ से तेज परताप हो, आ जोड़ी के दोनों हाथ हो। आ महुआ से तेज परताप हो, जोड़ी के दोनों हाथ हो। तब वोट मांगे अइले। हिंदी साहित्य और पत्रकारिता का एक अहम नाम, जिंदगी और हालात का किया जिन्होंने डटकर मुकाबला। कहीं पे चीज़ों का जो बुनियाद पड़ी वो बचपन के हालात की वजह से पड़ी। उसने मुझे बेबाकी भी दी और सच बात कहने का जज्बा भी दिया। मिलिए शख्सियत में मशहूर मारूफ लेखिका नासिरा शर्मा से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बिहार में पहले और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। जनसभाओं और रैलियों में तेजी के साथ बयानबाजी भी सरगर्म हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय की जनसभा में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर सवाल उठाए। उन्होंने केंद्र सरकार के कामकाज की तीखी आलोचना करके एनडीए के मुख्यमंत्री पद का मुद्दा भी उठाया है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर तंज कसे। बिहार में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, बयानबाजी तीखी होती जा रही है। पार्टी के नेता एक दूसरे की जमकर आलोचना कर रहे हैं। बेगूसराय की एक रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी के उस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें ये कहा गया है कि बिहार में जंगल राज है। उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि जंगल का नाम लेकर बिहार की जनता को डराने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आगे आगे है, अब पीछे से जंगल राज का भूत है। भूत जंगल राज नहीं है, भूत है, अपने से कर दिया। हमारे शब्द जादू टोना वाला पार्टी है, बड़ा भूत। आपको भूत देखा के भूत का डर दिखा रहा है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के अहंकारी के आरोप पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो स्वाभिमानी हैं और बिहार के विकास के लिए ये बेहद जरूरी है। सीएम उम्मीदवार पर उन्होंने बीजेपी को एक बार फिर घेरा। अगर लोग वोट देंगे तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये तय नहीं है। प्रधानमंत्री रहते मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उधर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सरकार काला धन वापस नहीं लाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने महागठबंधन पर निशाना साधा है।
नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि वो चाहे जितनी ताकत झोंक दें, इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। रामविलास पासवान ने एक बार फिर डीएनए पर सवाल उठाया और नीतीश कुमार से पूछा कि पूरे बिहार की जनता और उनका डीएनए कैसे एक हो सकता है। बिहार के मौजूदा बजट को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने कहा इसके डीएनए में खराबी है, तो सबको समझाने लगा देखो बिहारी को कहा डीएनए में खराबी है। यहाँ मेडिकल के लोग होंगे, डॉक्टर होंगे, अरे हमारा डीएनए अलग है, आपका डीएनए अलग है, एक परिवार का डीएनए चलता है, पूरे बिहार का डीएनए एक है। चुनाव में हर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे, इसके लिए कोशिशें जारी हैं। गया में इसी मकसद से कल रन फॉर वोट का आयोजन किया गया। प्रशासन और पुलिस के साथ साथ हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और लोगों से वोट देने की अपील की। गया के टावर चौक से गांधी मैदान तक लोगों का हुजूम निकला और अलग अलग स्लोगन के जरिए लोगों से वोट देने को कहा। गया में 16 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। जिलाधिकारी ने बिना किसी डर के लोगों से वोट देने को कहा है और हर व्यक्ति से अपने आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने की गुजारिश की है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप आज महुआ से पर्चा दाखिल करेंगे। उनके समर्थक अनोखे तरीके से उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं प्रचार का ये रंग। कि महुआ से तेज प्रताप हो, जोड़ी के दोनों हाथ हो, महुआ से तेज प्रताप हो, जोड़ी के दोनों हाथ हो, तब वोट मांगे अइले अपना गैया आमा जी, परतारे सब कर पैया आमा जी, नारी महतारी के राखेले ख्याल हो, बड़ी निक नेता हमेरा बड़ी के लाल हो, नारी महतारी के राखेले ख्याल हो, बड़ी निक नेता हमें लालू जी के लाल हो, तो हमनी खाती लड़ी है लड़ाई आए आमा जी, तब वोट मांगे अइले अपना गैया आए आमा जी। जुबानी जंग के शोर के बीच में इस तरह का सुरीला अंदाज एक मुस्कुराहट जरूर लाता है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार पोलिंग बूथों पर पुलिस की तैनाती नहीं होगी। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी इस बार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को दी गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक निष्पक्ष चुनाव के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव सुरक्षा की दृष्टि से काफी अलग होगा। राज्य में चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस बार राज्य में किसी भी बूथ पर बिहार पुलिस के जवानों की तैनाती नहीं होगी। बिहार के सभी 62,789 बूथों पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवान ही तैनात किए जाएंगे। इस बार चुनाव आयोग ने ये कहा है कि सभी चुनाव बूथों पे सीएपीएफ की कंपनियां रहेंगी, यानी केंद्रीय बल जो है वो तैनात किया जाएगा। तो पूरे बिहार के सभी फेजेज में, सभी इलेक्शन में, सभी बूथों पे केंद्रीय पुलिस बल जो है वो तैनात रहेंगे और बूथ जो है वो उनके निगरानी में रहेंगे। चुनाव के दौरान बिहार पुलिस की ड्यूटी पेट्रोलिंग और दूसरे तरह के कामों में लगाई गई है। पिछले चुनाव में 80% बूथों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। कुछ लार्ज अमाउंट सीज हुआ है, उसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई की जा रही है, ताकि उसका लिंक्स और किस पर्पस के लिए हैं तो ये सब एस्टैब्लिश हो पाए। और वैसे प्रेस नोट जब से चुनाव का जारी हुआ है तब से इलेक्शन कमीशन का एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग का डिटेल्ड गाइडलाइंस है। चुनावों के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी सतर्क है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है। चुनाव के पहले जो सुरक्षा का माहौल है, विधि व्यवस्था का जो माहौल है, उससे बेहतर और सुदृढ़ करना है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अर्धसैनिक बलों की कुल 735 कंपनियों को तैनात किया गया है। चुनाव की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र की तरफ से सीआरपीएफ के अलावा बीएसएफ और आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ की भी तैनाती की गई है। संवेदनशील और नक्सल प्रभावित बूथों पर बीएसएफ, आईटीबीपी और आर्मी विंगों की तैनाती होगी।
इतनी भारी संख्या में पहली बार किसी चुनाव में अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। रविंद्र सिंह चौहान, राज्यसभा टीवी, पटना। बिहार का गोपालगंज जिला इन दिनों कटाव और सूखे की मार झेल रहा है। आलम यह है कि मजबूर और पीड़ित लोगों की ना तो प्रशासन सुनता है और ना ही मुख्यमंत्री की जनता अदालत में गुहार लगाने का कोई असर होता है। नदी के कटाव का असर यह है कि सैकड़ों परिवार आज दर दर भटक रहे हैं। ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है। गंडक नदी के आसपास के इलाकों से अक्सर ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं। बिहार के गोपालगंज जिले की आधी आबादी गंडक नदी की इस त्रासदी को पिछले कई सालों से झेल रही है। तेज कटाव की वजह से पिछले कुछ सालों में 25 गांव नदी में समा चुके हैं। 5000 परिवारों का सब कुछ लुट गया। एक नजर आंकड़ों पर डालते हैं जो आपको ये बताएंगे कि वो कौन कौन से गांव हैं जो कटाव की मार झेल रहे हैं और कितने परिवार इससे पीड़ित हुए। मेहदिया में 560 परिवार, कटघरवा में 442, मकसूदपुर बकुआ टोला में 702, तिवारी टोला में 130, बोरवल में 115, भैंसही में 330, खरगौली में 140, मुसहर टोला में 950, मकसूदपुर खाप में 175, काला मठहनिया में 250, फैजुल्लाहपुर में 135 परिवार पीड़ित हुए हैं। विडंबना ये है कि एक तो नदी की मार और दूसरा प्रशासन और सरकार की अनदेखी ने इन लोगों को दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया है। चुनाव नजदीक आते हैं तो कटाव और विस्थापितों का मुद्दा जोर शोर से उठता है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, नेता से लेकर अधिकारी तक इनकी सुध लेना भूल जाते हैं कि खुले आसमान के नीचे रहने वाली ये लोग आदत ठिकाने के लिए तरस रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक को इनकी दशा का पता है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आपको नतीजे का पता चल सकता है। राहत के नाम पर पैकेज तो आते हैं, लेकिन वो कहां जाते हैं इसका पता किसी को नहीं चल पाता है। 4 बरस हो गई है ओइले, आज तक ले हमनी के कोनो गोड़ धरे के रास्ता ना भई। 100 गो दरखास्त दे भइली सन। ओहि दिन आइलो रहनी तो दरखास्त हाथ में धरौनी, आज तक ले नीतीश भैया कोनो सुनवाई ना करी। मैंने संज्ञान में लिया, अभी सवेरे से पता करता हूँ या फिर कूपन लौटा भी है बहुत हर जिलों में। अगर ऐसे लोग का लौट गया तब तो अलग बात, अगर ऐसे लोगों का वितरण में दिखला दिया गया तब तो बड़ा स्कैम है। मैं इसकी तहकीकात करूँगा। गोपालगंज जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों की आधी आबादी दियारा इलाके में रहती है, जिन्हें गंडक नदी की त्रासदी झेलनी पड़ती है। इनमें गोपालगंज, बरौली, कुचायकोट और बैकुंठपुर क्षेत्र शामिल हैं। वहीं हथुआ और भोरे क्षेत्र तो बाढ़ से सुरक्षित हैं, लेकिन वहां के लोगों को सूखे से 2-4 होना पड़ता है। जिले की हथुआ, कुचायकोट और बैकुंठपुर सीट पर जेडीयू का कब्जा है, तो वहीं बरौली, गोपालगंज और भोरे सीट बीजेपी के पास है। गोपालगंज ने बिहार को 3 मुख्यमंत्री दिए, फिर भी आजादी के इतने सालों बाद इस जिले की सूरत नहीं बदली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव में वादों और दावों के बीच प्रदेश की जीवन रेखा माने जाने वाला मशहूर गांधी सेतु दम तोड़ रहा है। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला ये पुल जर्जर हो चुका है और यहाँ अक्सर घंटों जाम रहता है। इस वजह से राज्य की बड़ी आबादी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें कभी एशिया की शान रहे महात्मा गांधी सेतु की बदहाली बयान करने के लिए काफी हैं। पटना और हाजीपुर के बीच गंगा नदी पर इस पुल को बने महज 34 साल हुए हैं, लेकिन अब इसके जीवन की डोर टूटने के कगार पर है। 1998 में इस पुल पर पहली बार दरार दिखी थी। 17 साल हो गए, लेकिन पुल ठीक होने के बजाय जर्जर होता गया। हालात ये है कि पुल पर लंबा जाम लगा रहता है और राज्य के 2 हिस्सों को जोड़ने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है।
बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है इस पुल से आने जाने में, और प्लस इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा है कि पूछिए नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जाम लग जाते तो 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे। करीब 6 किलोमीटर लंबे महात्मा गांधी सेतु की मरम्मत पर पिछले एक दशक में करीब 115 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और आज भी मरम्मत का काम जारी है। इन झटकों को देखकर शायद आपको लगे कि हम लोग किसी भूकंप वाले इलाके में खड़े हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। हम लोग गांधी सेतु पर खड़े हैं, जो कि गंगा के ऊपर बना हुआ पटना में एक पुल है जो उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ता है। 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस पुल को जनता के लिए समर्पित किया तो इसने गंगा नदी के 2 किनारों में बटे बिहार को एक कर दिया। मगर उसी पुल की मरम्मत को लेकर राजनीति भी होती रही है, लेकिन इस सब में नुकसान तो जनता का ही हो रहा है। अब भारत सरकार कहती है कि हमने पुल के लिए इतना पैसा दिया, बिहार सरकार का ये कहना है कि हमको वो पैसा, जिस पैसे की बात करना है वो हमको मिला नहीं, या तो इस तरह से एक आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला चला लंबे समय तक। लेकिन इसमें जो नुकसान हुआ, जो सफ़र किया, वो बिहार के लोग हैं। इन हालात में बिहार के विकास को रफ्तार देने के लिए गंगा नदी पर एक नया पुल बनाने की ज़रूरत है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या बिहार की शान गांधी सेतु फिर पुरानी रौनक में लौट पाएगा। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी, पटना। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में मेरे साथ इतना ही। बिहार विधानसभा चुनाव पर अगली खास पेशकश आप देख सकते हैं शाम 7:30 बजे। नमस्कार।